अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक हमें फर्दर कंटिन्यू करना है जो हम मैट्रिसेस को ही लेके चल रहे थे। उसमें आज एक नई चीज़ आएगी, कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पहले लेक्चर जो 2 था उसमें से माइनर्स का जो टॉपिक था वो बच्चों को कन्फ्यूजन थी पिछले लेक्चर में, तो मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। आज भी माइनर्स की चीज़ें आएंगी, तो उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को पहले रिवाइज़ करवा दूँ। माइनर्स क्या थे, ये डेफिनेशन थी माइनर की। द एंट्री ए आई जी, यानी कि आपके पास जो सी भी यहाँ पे एंट्री हो, ए आई जे अगर ले रहे हैं यानी कि फर्स्ट एंट्री अगर ले रहे हैं तो ए वन वन आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड एंट्री लेंगे तो ए वन टू आ जाएगा। इसी तरह ही इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, obtained by deleting the ith row and jth column of the matrix। क्या मतलब, यहाँ पे जो से आप एंट्री ले रहे हैं उसी का आपने रो और कॉलम डिलीट करना है। अगर ए वन वन ले रहे हैं इसका मतलब है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करनी है, और उसके बाद जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करें तो एम वन वन यानी कि फर्स्ट हमारे पास माइनर क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट की तो 3 2 1 और -4 बचा, इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया तो आपके पास फर्स्ट माइनर आ गया। इसी तरह ही अगर आप सेकंड माइनर की तरफ चलें तो क्या होगा, एम वन टू का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड रो M12, तो क्या बचा हमारे पास -1 2 -1 2 2 और -2 और -4 बचेगा। ये हमारे पास -1 2 -2 और -4। ठीक है, इसी तरह अगर थर्ड पे चलें तो -1 3 2 और -2 और 1। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं तो 2 और 1। ठीक है, तो ये देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड 2 0 1 और -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा हमारे पास 2 0 1 -4, 2 0 1 -4, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसी तरह फर्दर 2 2 पे जाना है, 2 3 पे जाना है, चलते जाना है आपने। ठीक है, तो इससे आपके पास तमाम माइनर्स आ जाएंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है माइनर्स में? कल जिनको कंफ्यूजन थी अब इसको, अब किसी को कंफ्यूजन है इसमें? वो लेक्चर में नहीं है सर, जिनको कल कंफ्यूजन थी। माइनर को स्मॉल ए से डिनोट नहीं करते। माइनर को स्मॉल ए से डिनोट नहीं करते, जो एंट्री होती है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री जो है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ए आई जे एंट्री को डिनोट करता है, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। माइनर को हम M11 से डिनोट करेंगे या M12, जो सी आप आइडेंटिटी ले रहे होगे उसके हिसाब से। ठीक है सर। चलिए फिर आज शुरू करते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपने अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, जिस तरह ये थी, ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर आप वो कह रहा है कि कंसिस्टेंसी का कह देगा कि फाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, पहले तो फॉर एग्जांपल यू हैव एनी सिस्टम विच इज रिटन इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे एग्जांपल थी ये। इसमें अब ये देखो कि हम पहले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसको हमने यहाँ से ए बना लेना है, जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे बी में। तो पहले तो ये बात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि केसेस, दो केसेस आएंगे। क्या केस आएगा, पहला कि अगर ए का डिटर्मिनेंट लें, जो आपने ए मैट्रिक्स बनाया हो उसका अगर डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो तब आप फर्दर उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कल भी ये बात बताई थी
कि ये तब भी आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो जब आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसलिए हमने ये ए इनवर्स निकाल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तब आपने फर्दर मूव ऑन करना है, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये केस आता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस तो आपके पास अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है और आप इन्वर्स निकालो उसका, तो एडजॉइंट जो आपके पास आएगा एडजॉइंट ए, तो वो भी अगर जीरो आ जाए तो जीरो ओवर जीरो केस का क्या मतलब है, क्योंकि आपके पास तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो वो तो सिंपली आपके पास जीरो हो गया। दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास कि एडजॉइंट जो हम जब निकालें, जब इन्वर्स निकालेंगे तो उसके अंदर एडजॉइंट आएगा ऊपर, ये एडजॉइंट ए डॉट बी, ये जो ऊपर वाली है वैल्यू है, इसकी अगर वैल्यू नॉन जीरो आए लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही हो, तब क्या केस होगा, तब हम कहेंगे नो वैल्यू ऑफ एक्स विल एग्जिस्ट एज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे वो यही पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, बताओ कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम, सीधे सीधे बात है, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है और फर्दर आप उसको सॉल्व देख रहे हो तो एडजॉइंट भी आप अगर निकालो तो वो नॉन जीरो हो लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो हो, तब आपने कहना है कि जी सिस्टम नॉन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, इसको समझ आती है फिर। ये सिस्टम आपको दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, इसमें से आपने मैट्रिक्स बना लिया ए, क्या बना 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, और वेरिएबल्स आपके पास एक्स वाई जेड और ये कॉन्स्टेंट्स आ गया आपके पास। अब आपके पास वही बात पहले कि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आपने बना लिया। अब यहाँ से आपको पता है कि पहली बात करनी है कि डिटर्मिनेंट देखना है। डिटर्मिनेंट अगर तो नॉन जीरो आएगा तब भी हम फर्दर इनवर्स निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की तरफ गए ए मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट निकाला। सर ये मैट्रिक्स ए को सर रोज में लिखा है या कॉलम्स में लिखा है, जो इक्वेशंस हैं इनको? वो कल जो बात थी वो वेक्टर्स की थी। ठीक है, अभी इसमें वेक्टर्स की बात नहीं है, इसमें आप रोज के फॉर्म में ही लिखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको आप लीनियर इक्वेशन को रोज की फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 1 1 है, 2 1 माइनस 3 है, 1 1 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा साथ जब आगे भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वेक्टर्स की जब बात करेंगे तब उनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो इसका डिटर्मिनेंट हमने बनाना शुरू किया तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है 1, और यानी इसका क्या मतलब है, हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को निगलेक्ट करना है। बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 3 और 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट इसी तरह ही सेकंड आइडेंटिटी में -1 है, लेकिन हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी के लिए एक और माइनस आता होता है, तो माइनस और -1 हो प्लस हो गए। और इसी तरह फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो आपने निगलेक्ट की, तो क्या बचा 2 माइनस 3 1 1। अब ये डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को जुबानी याद हो जाना चाहिए किस तरह निकालना है। तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इसका तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो तब ये कंडीशन क्या कह रही थी हमारे पास कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, ठीक है, तो सिस्टम आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। उसके बाद क्या बात थी, उसके बाद कह रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो अब आप फर्दर इनवर्स की तरफ जा सकते हो। अब देखो फिर हम यहाँ से इनवर्स की तरफ जा रहे हैं अब। ठीक है, ए इनवर्स की तरफ, ए इनवर्स किस तरह निकलता है, ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट किस तरह निकलता था, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, सारे को फैक्टर्स जो मैंने निकालना बताए थे। ठीक है, को फैक्टर्स किधर से आते हैं, पहले माइनस निकालने पड़ते हैं। माइनस किधर से आए हैं, अभी मैं माइनस निकालना आपको बताएं। अब ये देखो यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि अब आप लोगों को मुझे था कि मैंने माइनस भी यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर चाहते हो तो मैं बता भी देता हूँ। ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहाँ पे थी जब हम ले रहे हैं A11 के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो निगलेक्ट होगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 1 1। इस तरह ये देखो 1 माइनस 3 1 1। और कोफैक्टर क्या कहता है हमें,
कोफैक्टर, यहाँ से मैं ये डेफिनेशन कोफैक्टर की, वो कहता है माइनर के साथ मल्टीप्लाई करो ये टर्म को, -1 i प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, यही जो हम ले रहे हैं 1+1, यहाँ पे 1+1 ऐड करो यहाँ पे, तो क्या बनना, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लोगे इसका तो क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा, 1 और +3 आएगा तो 4 आंसर आएगा आपके पास। इसी तरह जब A12 की तरफ चलोगे, A12 यहाँ से देखना है, ठीक है। A12 अब आप बनाओ, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड रो निकाल दो। तो इसी तरह ही यहाँ पे 2 - 3 1 1 बचेगा, और यहाँ पे एक A12 जब करोगे तो -1, और यहाँ पे 1 और 2 ऐड कर दो, तो क्या बचा, -1 का क्यूब आ गया आपके पास। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा रहा है। और 2 × 1 किया तो 2 आ गया, 3 × 1 किया तो 3 आ गया, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ सर रहा ये है, कोफैक्टर में नहीं फर्क है कि कांस्टेंट थ्री में के ये ऊपर उसका स्क्वायर भी लेना है उसका 1+1 और 1+2 करना हाँ है जी, इसको, बस यही फर्क है। हाँ जी, कोफैक्टर के साथ सिर्फ आप लोग के साथ ये एक चीज साथ आएगी हर दफा, यहाँ पे जो आप लोग आइडेंटिटी ले रहे होगे उसके हिसाब से। अब 1 3 है, उसके बाद क्या आ रहा है, 2 1 ले रहे हैं, तो 2 1 में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2+। सेकंड पहला कॉलम और उस दोनों को जमा कर देना बस। हाँ जी जी, और ये माइनस आपके साथ ही आना सर, ये वाला जो प्लस -1 है। आपके साथ ही आएगा, लेकिन जब अगर आप लोग जुबानी भी करना चाहें तो जुबानी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, हर टर्म में एक के साथ नेगेटिव आएगा, एक के साथ पॉजिटिव आएगा, एक के साथ नेगेटिव आएगा, एक के साथ पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप इस चीज को निगलेक्ट भी करना चाह रहे हो, डायरेक्ट भी लिखना चाह रहे हो कोफैक्टर्स का आंसर, तो इस तरह भी लिख सकते हो, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना है तब कि आपके डिटर्मिनेंट का आंसर जो आ रहा होगा वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ये देखो, डिटर्मिनेंट का आंसर अगर -2 आ रहा है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फिर चौथी आपके पास A21 बन रही है, और उसका उसका जो है जब निकालते हैं कोफैक्टर तो वो नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर लिखना है तो ये सोच के लिखना है कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट की तरफ नहीं लेके जा रहा, यहाँ पे ये लिख लोगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे साथ लिखना, ये यहाँ पे -1 पावर ओके सर। जो सी भी टर्म होगी। इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करते जाओ, तो हमने A33 तक जाना है। क्यों, तो हमारे पास मैट्रिक्स कितना है, 3 × 3 का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल माइनर्स कितने आएंगे, 9 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो माइनस कितना आएंगे, 9। 9 माइनर्स आप निकालोगे, तो उसका आपको यहाँ पे अब एडजॉइंट की जगह आपने लिख देना है वो तमाम माइनर्स जो आपने निकाले हैं, ठीक है। ये लास्ट रो आपकी क्या बन रही है, 2 5 3, ठीक है। तो आपने 2 5 3 लिख दी, ठीक है। अब ए इनवर्स में आप देखो, अगली बात क्या थी, डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड भी करना है। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया हुआ था, 10। अब आपका जो जॉइंट वाला मैट्रिक्स है उसको आप 10 से यानी कि डिवाइड करो 10 से, तो हर हर जो आपके पास एलिमेंट है वो 10 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या, 4, उसको 10 से डिवाइड करो, तो क्या आता है हमारे पास, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 2/5। इसी तरह ही 2 ÷ 10 करो तो क्या आएगा, 1/5। इसी तरह फिर 2 ÷ 10, 1/5। इसी तरह फर्दर चलते जाओ, तमाम जो है वो आइडेंटिटीज आपके पास सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या बात है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x = A 1/B। ये x = A 1/B। बी आपके पास क्या है, 402, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, ये देखो, ए इनवर्स आपके पास ये है मैट्रिक्स, और बी आपके पास ये मैट्रिक्स है। सिंपली आपने प्रोडक्ट ले लेना है दोनों का। तो क्या होती है, फर्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और तीनों को ऐड कर देते होते हैं बाद में। इसी तरह सेकंड रो में भी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, ठीक है, और तीनों को ऐड कर दो। जब ऐड किया तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये आ रहा है आपके पास 10/5 -1 और 1। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 -1 और 1। अब यहाँ पे देखो, हमने निकालना क्या था, निकाल हम एक्स रहे थे, और एक्स क्या होता है, वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक्स वाई और जी है हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2, वाई की वैल्यू क्या आई है, -1,
और z की वैल्यू क्या आई है 1। अच्छा, अब आप लोगों ने निकाल तो लिया, अब आप लोगों को अगर कंफर्म करना है कि मैंने जो वेरिएबल्स निकाले हैं, ठीक है, वो सही आए हैं कि नहीं आए सही, तो इनको वापस क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, x अगर 2 है हमारे पास यहाँ पे, तो वापस क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे x2 पुट करो, y की वैल्यू क्या है -1, z की वैल्यू 1 है। ठीक है, x2 y -1 z की वैल्यू 1, तो 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 + 1 3, और 3 और z की वैल्यू क्या 1, तो 3 + 1 4। अब ये देखो ये बन गया ना 4। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो तमाम को कि आपके पास आंसर जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा सर, ये जो को फैक्टर लिया है हमने, पहले तो हम पहला कॉलम ये नेग्लेक्ट करते थे, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसमें ये नीचे टिकर करना है, थर्ड रो टिकर। हाँ जी, एंड तक जाना है ना, क्योंकि आप लोगों ने तमाम माइनर्स निकालने हैं, ये एंड तक जाने हैं। तो मैंने डायरेक्ट अब आप लोगों को आखिरी रो तक के नहीं निकाल के दिखाया, क्योंकि अब आप लोगों को आगे में निकालने माइनर, एंड तक जाओगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम तक। ये देखो मैं निकाल के बता भी देता हूँ, यहाँ पे देखो थर्ड रो, सर ये आपने थर्ड रो किधर है? थर्ड रो वाला दिखाएं इधर। देखो ये थर्ड रो है, सर थर्ड कॉलम। जी पता चल गया, रो फर्स्ट। तो क्या बचा हमारे पास 1 -1 ये फर्स्ट कॉलम आ गया ठीक है, जी। ये नीचे दिखाएं किधर की है? आप सॉल्व नहीं किया मैंने, तो तुम जब करोगे तो क्या बनेगा। अच्छा ठीक है, आ गई समझ। वो मैं वही पूछ रहा था कि नीचे नजर नीचे नहीं किया। हाँ मैंने डायरेक्ट कर ठीक है। दिया, मैंने कहा अब आप लोगों को सारे एक करके तो दिखा दिए, ये तो एंड वाली रो मैंने खुद डायरेक्ट कर दी हुई है यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक आ गया मेथड दो। अब एक मेथड आप लोगों को बता दिया निकालने का, दूसरा मेथड आप लोगों को पता है वो एचेलॉन फॉर्म के जरिए, तो वो भी एक एग्जांपल उसकी भी लेते हैं अभी। इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले अभी, इस मेथड में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। मेथड एक दफ़ा वैसे रिवाइज कर देता हूँ, क्या था, मैट्रिक्स बनाया आपने, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखा उनको, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा पहले स्टेप से कि डिटर्मिनेंट जो है आपका वो ज़ीरो आ रहा है कि नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर तो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, फर्दर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखो नॉन जीरो है, सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, आप लोग इन्वर्स की तरफ चले गए। इन्वर्स के लिए आपको पता है एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर्स निकालने पड़ेंगे। माइनर जब आप निकालते हैं साथ को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। वो एडजॉइंट आपने यहाँ पे लिखे तमाम मैट्रिक्स के तौर पे, उनको डिवाइड किया डिटर्मिनेंट से, सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आ गई वैल्यूज़। ये आपकी वैल्यूज़ किसकी आई हैं, एक्स की, एक्स मैट्रिक्स की। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल्स का, जिसके अंदर एक्स वाई और जी है इस टाइम। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1। अगर इनको आप चेक करना चाहो तो फर्दर दोबारा क्वेश्चन के अंदर पुट करके तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में उसने पूछा था हमें कंसिस्टेंट बताओ है कि नहीं, कंसिस्टेंट बता दिया। आगे आपको वो ये भी कहेगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये भी बताओ। तो सोल्यूशन यहाँ से आपको पता चल गया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो कि सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था हमारा रो एचेलॉन फॉर्म के जरिए। ठीक है, अच्छा कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे डायगोनल एंट्रीज से नीचे जो एंट्रीज हैं उनको आपने ज़ीरो करना है, ये तो बात करेक्ट थी। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज है उनका रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर 1 होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आएगी एक हमारी फॉर्म रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म, उसके अंदर हमारी डायगोनल एंट्रीज का 1 होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरे से एक कल जो थी थोड़ी मिस्टेक थी। हमारे पास जो हम मेथड अभी फ़िलहाल कर रहे हैं वो है रो एचेलॉन फॉर्म। रो एचेलॉन फॉर्म में हमें डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के नीचे जो हमारे पास जो एंट्रीज हो उनको 0 करना होता है हमें रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर। सर ये डायगोनल का एग्जैक्ट तो तभी पता चलता है ना जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी स्क्वायर हो या क्यूब हो या 4/4 का हो। अगर मैट्रिक्स ये है वो 2/3 का या 4/2 का है तो फिर उसमें ये डायगोनल तो का बात कैसे पता चलता है? पहले ये मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये आपके पास आएगा अभी, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा आएगा, ये 3x4 का ही मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया।
मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने पहले तो वही फॉर्म में बनाना है जो ax इज इक्वल टू बी है। अब ax इक्वल टू बी में हमारे पास a एंट्री कहाँ से आएगी, यही हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इन्हीं से आती है हमारे पास। यहाँ पे देखो 1 1 1 है, ये 2 5 7 2 1 -1, ये हमने पहला a मैट्रिक्स बना लिया। इसी तरह ही x मैट्रिक्स कहाँ से बनता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स बना लिए, ये हमने कॉन्स्टेंट्स बना लिए। ठीक है, अब रो एचेलॉन फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे ए और बी मैट्रिक्स है उसको कंबाइन करना पड़ता है, और उससे हमें कंबाइन करके एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ये रो एचेलॉन फॉर्म की सबसे पहली कंडीशन ये होती है। वो किस कंडीशन के लिए, हमें जब हमने कंसिस्टेंसी निकालनी हो, ठीक है, तो तब हमें ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। या रैंक अगर निकालना है तो तब भी हमें, अगर इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन हो, तो तब हमने ये जो चौथी हमारे पास कह लो ये कांस्टेंट्स किया है, इसको साथ कंबाइन करना है अपने ए मैट्रिक्स के साथ। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन था आपको। दिखाता हूँ, ये मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन था, इसमें आपको कोई लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं गिवन थे, इसलिए आपने कंबाइन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे गिवन है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये न्यू एक चीज़ बता रहा हूँ कि साथ कंबाइन करना पड़ेगा ए और बी मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ये आपने लिख दिया ए मैट्रिक्स, और ये बी मैट्रिक्स है, साथ आपने बी मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, ये मैंने साथ ये लगाते होते हैं ताकि डिफरेंशिएट होता रहे कि ए मैट्रिक्स कौन सा और बी मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, कंबाइन करके आपने लिख दिया इनको। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि ये 3x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x4 का मैट्रिक्स है। अब लड़के ने इसमें क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से पता चलेगा हमें कि अगर ये डायगोनल है कि नहीं है। डायगोनल एंट्रीज आपने देखनी 3x3 वाली ही मैट्रिक्स की है। अब 3x3 यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है। जब भी कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए कि 3x4 हो या 2x3 इस तरह कुछ हो, तो आप लोगों ने डायगोनल जो भी बन रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायगोनल को सॉल्व किया, नीचे जो एंट्रीज होती हैं उनको जीरो करना होता है, और इनको जीरो करके जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो नीचे आप जीरो बना रहे हो उसको तब कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर फर्दर आप जब हायर लेवल में जाओगे तो जो ऊपर वाली अगर जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऊपर वाली अगर एंट्रीज को जीरो करना हो तो उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा ऑपोजिट होता है, ऊपर वाली को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर, नीचे वाली को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। यानी कि जो डायगोनल की जो नीचे एंट्रीज हैं 2 2 और -1, इनको अगर मैं जीरो कर दूं तो जो मैट्रिक्स आएगा वो उसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने अप्लाई करनी होती चीज़ें जिससे हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास जो है वो ज़ीरो बन जाए। सबसे पहले हमने बनाना चाह रहे हैं इसको कि वो ये हमारे पास जो है वो 2 है, इसको हम ज़ीरो बनाना चाह रहे हैं। इसको ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, ये 2 है, इसको हमारे पास फर्स्ट जो रो है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो आराम से हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो ज़ीरो बन जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, R2 - 2R1। R2 ये है जो सी आप जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो सबसे पहले आएगी, -2R1 किया तो हमारे पास यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2 - 2 यहाँ पे ज़ीरो कर देगा उसको। फर्दर जब इधर आओगे 5 - 2R1, तो 2 5 में से 2 निकालोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह ही 7 में से 2 निकालोगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह ही इधर चलोगे तो ये 34 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये पहले ही आपने अप्लाई कर दी R2 के ऊपर, और ये फर्स्ट आपके पास एंट्री जो होगी यहाँ पे डायगोनल से नीचे वो ज़ीरो होगी। अब हम चाह रहे हैं कि इसको ज़ीरो बनाएं, इसकी तरफ आते हैं। ये हमारी रो कौन सी है, R3। अब R3 को हमने क्या किया, R3 अब देखो यहाँ से तो हम माइनस कर नहीं सकते थे ताकि इसको ज़ीरो बना सके, तो हमें फर्दर ऊपर ही जाना पड़ा। तो ऊपर में देखो वही दोबारा जो हमने यहाँ पे अप्लाई की थी चीज़ वही फर्दर यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। R3 - 2R1, 2 से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स को, इससे हमें माइनस कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये भी 2 बन जाएगी, तो 2 - 2 फिर 0 हो गया। इसी तरह तमाम पर अप्लाई हुआ तो आंसर आपके पास क्या आया, -1 3 और -18। ठीक है, अब आप इसको छोड़ तो सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन हम फर्दर चाहते हैं यही है कि अगर हम सॉल्व कर सक रहे हो किसी भी रो को तो फर्दर हम उसको अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन हम
तीनों में से खत्म कर सकते हैं किस तरह, डिवाइड कर दें -1 से, तो तीनों के साथ हमारे पास साइन नेगेटिव वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1, 3 और 18। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3R3 - R2 हमने ये -1 को 0 नहीं बनाना था, ये जो आपने R3 को डिवाइड कर दिया -1। करने लगे ना यहाँ पे। अब इसके बाद ये एंट्री रहेगी है ना हमारी लास्ट, इसको इसी को करने लगे, इसको 0 बनाना है हमने। ठीक है, इसको ये R1 से ऐड कर दें, वो -1 + 1 0 हो जाएगा। अगर हाँ, ये अगर आपने बात ये देखो, अगर मैं R1 के साथ ऐड करता हूँ इस रो को, तो ये तो 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो R1 के साथ अगर ऐड करूँ तो ये दोबारा 1 नहीं बन जाएगा, 0 + 1 ये भी तो 1 बन जाएगा। बात समझ आई? तो इसलिए हमने सोच समझ के अपनी ऑपरेशन को लगाना है। ये ठीक है आसान सर। तो बड़ा है कि R3 में R1 ऐड कर दो, तो बात तो ये है कि 0 हो जाएगा ये, लेकिन ये फर्दर दोबारा ये भी तो 1 बन जाएगा। हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि ये भी 0 रहे, ये भी 0 रहे, और क्या नाम लेते हैं, ये भी हमारे पास 0 बन जाए। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, 3R3 - ठीक R2, है सर। यानी कि इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें R2 के साथ, ये वाली हमारे पास जो रो है, क्योंकि ये 3 है, इसके साथ हमें तंग नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको जो भी माइनस कर लोगे तो ये वापस 0 ही रहेगा। तो इसके साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया और इसके साथ हमने माइनस करा दिया यहाँ पे, यहाँ इस मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ 3 माइनस करा दोगे तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह 3 3 ज़ा 9, 9 में से 5 निकालेंगे 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसके लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व्ड होके आ गया। क्या, डायगोनल के जो नीचे एंट्रीज हैं वो तीनों 0 हो गई हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दें, ना भी लिखें तो ठीक है, यहाँ तक मैट्रिक्स ठीक है। लेकिन अगर देखो ये लास्ट रो में 4 और 20 है हमें नज़र आ रहा है, तो ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ये किससे हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दें इस रो को पूरी को, तो क्या आंसर आएगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं कि एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये उसका आंसर है। अब इसमें देखो, हम तो चाह रहे थे कि देखना कि नंबर ऑफ, पहले तो हम रैंक की तरफ जाते हैं ना, इसमें देखें कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। कोई नॉन जीरो रो नज़र आ रही है आपको? नहीं नज़र आ रही इसमें, जिसमें तमाम एंट्री जीरो हो, इसमें कोई ऐसी रो नहीं है। इसका मतलब है नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, तो रैंक भी कितना होगा, 3। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने जो अभी अभी निकाली है हमने मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसका रैंक कितना आया, 3। और हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी कितना था, वो भी 3 था। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए, इसका भी रैंक कितना था, 3, क्योंकि इसमें भी नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है, नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। तो जब ऐसा हो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स ए की भी हमारे पास रोज 3 आ जाए, और जो हम मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल रहे हो उसकी भी जो है रैंक, हमारे पास दोनों की रैंक जो है वो सेम आ जाए, तो सिस्टम हमारा इस केस में कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तब है जब हम एचेलॉन फॉर्म के जरिए सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म में हाँ जी, किसी ने पूछना है कुछ? एचेलॉन फॉर्म में कंसिस्टेंसी यहाँ से चेक होगी कि रैंक दोनों का जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो होगा ए उसका, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने निकाला हो उन दोनों का रैंक जो वो सेम आ जाए, तब हम कहेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब कुछ सिस्टम तो कंसिस्टेंट आ गया, उसके बाद जो सोल्यूशन हमने बताना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसकी तरफ चलते हैं। सर ये रैंक जो निकला है सर, ये ए का और ए बी का इकट्ठा ही निकाला सर, ये सेपरेटली ए का तो नहीं ना निकाला? ए का देखो ना, ये हमारे पास यहाँ पे देखो, रैंक की डेफिनेशन क्या होती है। सर इसमें तो जो लोअर ट्रायंगल है उसको वो 0 नहीं बनाया, अभी इसमें कैसे पता चलेगा? अब ये देखो कि यहाँ पे हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया ये और ये, इसलिए हमने उसका रैंक निकालना पड़ा हमें किसके जरिए, ये एचेलॉन फॉर्म के जरिए। यहाँ पे तो हमें कोई जरूरत नहीं, ये तो एक सिंपल मैट्रिक्स है, इसका तो हम कह सकते हैं कि इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है। जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एचेलॉन फॉर्म के जरिए। यानी यहाँ पे हमारा ए और बी मैट्रिक्स जब हम कंबाइन करके लिखेंगे
तब हम कह रहे हैं कि हमने एचेलॉन फॉर्म के जरिए निकालना है। जब सिंपल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें हम सीधी सीधी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो 3 ही उसका रैंक होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज हम यहाँ से हमने लेनी है। जब हमारे पास एक्स वाई और जी की जो वैल्यूज आएंगी, वो जो लास्ट हमारे पास सिंप्लीफाइड जो मैट्रिक्स होगा उधर से हमने लेनी है। अब यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 9 है। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे देखो एक्स तो यहाँ पे हमारे पास है ही कोई नहीं, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, वाई से। तो 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 34। 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 34। और यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 5। z इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो z की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब इसकी इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर लें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसके अंदर जब पुट की तो 5 5 25, और 25 को तो जाके माइनस कर दो 34 से, तो आंसर क्या आएगा 9। यहाँ से 3 डिवाइड कर दो तो क्या आया आंसर, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू भी आ जाएगी। इन दोनों को पुट किया, 5 + 3 8, वहाँ जाके माइनस कर दिया, आंसर क्या आया x का 1। तो यूनिक सॉल्यूशंस आर 1 3 और 5। इसको भी आप चेक कर लो तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया यूनिक सॉल्यूशंस हमारे जो है वो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो दो मेथड्स आपको समझाए हैं मैंने। दोनों मेथड से आप रैंक भी निकाल सकते हो, इंडिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस भी निकाल सकते हो, और आप ये आपके पास जो कंसिस्टेंसी की बात है ये भी निकाल सकते हो, और सॉल्यूशंस जो चेक करने हो वो भी आप इधर से इसी मेथड से निकाल सकते हो। तो इसी मेथड से तमाम चीज़ें होंगी। दो मेथड्स हैं, कौन से, डिटर्मिनेंट वाला मेथड और एचेलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब आप लोगों ने इस लेक्चर में से कुछ पूछना हो या पिछले लेक्चर में से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये आपके पास एक्सरसाइज है 1.5। इसमें से मैंने क्वेश्चंस अभी चेक नहीं किए कौन से हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसका पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 52 है, पीडीएफ का पेज नंबर है 65। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन कौन सा आपने करने हैं। इसमें से भी बता दूंगा और फर्दर खुद भी दे दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी ये बुक को थोड़ा बहुत साथ साथ पढ़ा करें, इसमें से ऑब्जेक्टिव जो होगा पेपर में बन सकता है। ये देखो ये लीनियर सिस्टम्स और इनवर्स की जो डेफिनेशन दी हुई है, इसमें से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ। तो ये बुक को साथ साथ स्टडी करते रहें आप लोग। हाँ जी, कुछ पूछना किसी ने और तो पूछ सकता है। नो सर। चलो ठीक है, फिर किसी का कोई सवाल अटेंडेंस ले लिया आप लोगों की। यस तो आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा अगर होगा, नहीं तो होमवर्क के तौर पे भी फिलहाल क्वेश्चन असाइनमेंट आप लोगों को मैं लेक्चर्स के बाद ही दूंगा, एक लेक्चर्स के बाद। अभी 4 हुए, 4 और होंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी। होमवर्क आप लोगों को मैं भेज दूंगा कि कौन कौन सा आप लोगों ने क्वेश्चन करना। ओके सर, चलो ठीक, छुट्टी। हाँ जी।